एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और शिशिया जियांग यांग के ऑफिस से बाहर निकलती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी उसकी नजर शीलिंग पे पड़ती है और शीलिंग उसको क्रॉस करती हुई कहती है, इस ऐसा लगता है कि आज आप काफी ज्यादा फ्री थी तो आपको आज कंपनी में आने का समय मिला। इस पर शिशिया उसे कहती है, क्यों, क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए कंपनी नहीं आ सकती? और वैसे भी इसके अलावा तुम बिल्कुल भी कंपनी में काम कर रही कोई एम्प्लॉय नहीं लगती। ये सुन शीलिंग कहती है, क्या कहा तुमने? और आगे मन में कहती है, क्या इस लड़की को हमेशा बेदखल नहीं किया जाता है? आजकल वो कुछ ज्यादा ही जियांग यांग के क्लोज रहती है। और आगे चलाते हुए से कहती है, शिशिया खुद पर इतना भी ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि जियांग यांग बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम सिर्फ दिखावे के लिए उसकी पत्नी हो। तभी अचानक वहाँ पर जियांग यांग आ जाता है और कहता है, चुप करो। और शीलिंग कहती है, जियांग यांग इस शिशिया को देखो। तब वो उससे कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तब वो इस पर कहती है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और आगे मन में वो सोचने लगती है, पिछली बार जब मैं उसके घर पर गई थी दरवाजे पर शिशिया आई थी, लेकिन तब जियांग यांग ने बिल्कुल भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो यानी कि ये तो साफ है कि इस बार भी जियांग यांग मेरा ही साथ देगा। और वहीं जियांग यांग शिशिया को अपने पास खींचता है और उसके सिर पर किस करते हुए उससे कहता है, शीलिंग तुम ये बात ध्यान से सुनो, मेरी वाइफ का पद हमेशा शिशिया का ही होगा और जियांग यांग की सिर्फ एकमात्र पत्नी है और उसका नाम शिशिया है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम समझ गई ना? जियांग यांग की ये सब बातें सुन शीलिंग चौंकते हुए कहती है, क्या कहा? और जियांग यांग अपने व्यक्ति से कहता है, आज के बाद इस कंपनी में इस लड़की को एंटर मत होने देना। और फिर से शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग यांग खाना टेस्ट कर रहा होता है और तभी शिशिया उसे कहती है, ये कैसा बना है? शिशिया, ये बुरा नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें शेफ बनने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। और आगे मन में कहता है, और उस पल मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम दोनों को साथ में रहते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन क्या इसी तरह हम दोनों का रिश्ता चलता रहेगा? फिर से शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर के ऑफिस में एक लड़की कह रही होती है, मैनेजर आज रात क्या आप ओवर टाइम करने वाले हैं? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। इस पर शिशिया कहती है, नहीं आज हमें ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो जियांग यांग की बातें याद करती है, जहाँ पर उसने कहा था, आज रात मेरे घर वापस आने का इंतजार करना तुम। और वो लड़कियाँ की कहती है, मिस आज आप काफी अच्छे मूड में हो, जब से आप प्रेसिडेंट के पास से वापस लौटी है आपका मूड काफी अच्छा है। तो वो इस पर कहती है, क्या ऐसा है? और आगे मन में कहती है, हाँ मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। और फिर कुछ समय बाद वो आगे कहती है, क्योंकि आज मैं जल्दी घर आ गई तो क्यों ना मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैं अभी तक इस स्टडी रूम में नहीं आई थी और मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा भूख होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर उसकी नजर टेबल पे पड़ी एक फ्रेम पे पड़ती है जो कि टूट चुकी होती है और उसे देख कहती है, अरे नहीं, इससे तो जियांग यांग के हाथों को चोट लग सकती है, चलो मैं इसे अलग कर देती हूँ। फिर शिफ्ट पर कुछ समय बाद जियांग यांग घर में एंटर होता है और शिशिया को गले लगाते हुए कहता है, मैं घर वापस आ गया, चलो पहले मैं कुछ फाइलें हैं उनको स्टडी रूम में रख के रहता हूँ। वो इस पर कहती है, ठीक है। और फिर वो आगे सोचने लगती है, हम दोनों बिल्कुल एक शादीशुदा जोड़े के समान हैं। और फिर जियांग यांग अपने स्टडी रूम से शिशिया के पास चलाते हुए आते हुए कहता है, शिशिया मेरे टेबल पर एक फ्रेम थी, वो कहाँ है? तब इस पर शिशिया कहती है, क्या तुम्हारा मतलब उस टेबल पर टूटी हुई जो फ्रेम थी उससे है? तब इस पर चिल्लाते हुए वो कहता है, हाँ हाँ वही, तुमने उसे कहाँ पर रखा? इस पर शिशिया कहती है, वो फ्रेम पूरी तरह से टूट चुकी थी और इसीलिए मुझे लगा वो खराब हो गई है तो मैंने उसे कचरे में फेंक दिया। पर वो उससे कहता है, वो फोटो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तुम ऐसे ही उसे कैसे फेंक सकती हो? इस पर वो कहती है, जियांग यांग मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। इस पर वो उसे पुश करते हुए कहता है, अब से मेरी चीजों को कभी भी तुम छूना मत। और वहीं शिशिया जाकर दीवार से टकरा जाती है जिससे उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। और वहीं जियांग यांग उसे बिना देखे जा रहा होता है और उसे इस तरह जाता देख वो मन में कहती है, आखिरकार उस फ्रेम में किसकी फोटो थी जो तुम्हारे लिए वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें ये भी नहीं दिखा कि मेरे सर से ब्लीडिंग हो रही है?
और वहीं घर के बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और उसी बारिश में शिशिया डस्टबिन के पास जाती है और उस फ्रेम को ढूंढने लगती है। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे आखिरकार वो फ्रेम मिल जाती है, लेकिन इसी बीच उसको कट भी लग जाता है। उस फ्रेम के अंदर एक लड़की की फोटो होती है और उसे देख वो रोती हुई कहती है, अच्छा तो ये वो है और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जियांग यांग के दिल में वो लड़की है और उसके दिल में से वो कभी भी मिटने नहीं वाली है और मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। शिशिया घर आ जाती है और शावर लेते हुए मन में कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है मेरे दिल में। ये बात पहले ही खुद से कह दी है कि मैं उससे प्यार नहीं करूंगी। कुछ समय बाद का समय देखते हैं जहाँ पर जिंग यान कह रहा होता है, शिशिया तुम्हारे अराउंड इतना चार्म क्यों है, तुमसे दूरी बना लेना चाहिए क्योंकि असल में मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका नाम तो गुआन है। पहले वहाँ पर शिशिया आई थी और उसे फोटो देती हुई कहती है, मुझे माफ करना जिंग यान, मैं आपसे दोबारा तुम्हारी चीजों को नहीं छुआऊंगी। कहकर वो पलटकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी जिंग यान कहता है, वैसे अब तुम्हारा घाव कैसा है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कहती है, नहीं अब ठीक है, और वैसे भी मैंने ही लाइन क्रॉस की थी और अब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसके हिसाब से ही चलूंगी, हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। समय बाद शिशिया किसी को कॉल करती है और वो सामने से लड़की कहती है, शिशिया तुम? कहती है, हाँ वो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, चलो हम उसी जगह पर दोबारा कल मिलते हैं जहाँ पर हम अक्सर मिला करते थे। तब वो इस पर कहती है, ठीक है। फिर शिशिया आगे मन में कहने लगती है, ये तो बस शुरुआत है और कभी भी एक ही दुनिया के नहीं हो सकते। और फिर सिर्फ तरह एक दिन बाद का हमें समय दिखाया जाता है जहाँ पर शिशिया रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और तभी वहाँ पर वो आती है, शिशिया तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी और तुम ठीक तो हो ना? और शिशिया उससे नजर चुराती हुई कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ और वो बस में खाना बनाते हुए गिर गई थी। ये बातें सुन वो चिल्लाती हुई कहती है, क्या खाना बनाते हुए उस लड़के ने क्या तुम्हें परेशान किया? और मुझे तो लगता है कि वही व्यक्ति है, उसकी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है। बातें सुन शिशिया से कहती है, वो तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो और वो तुम ही हो जो कि मुझे अच्छी तरह से समझती हो। और फिर वो आगे कहती है, शिशिया इस तरह वाइन पीने से कुछ नहीं होगा, तुम उस घटिया व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करो। और आगे शिशिया कहती है, मुझे अपनी ग्रैंड माँ की याद आ रही है और क्या वो अभी भी घर पर ठीक से रह रही होंगी? कितना समय हो गया है जो मुझे उनसे मिलने का मौका भी नहीं मिला है। और फिर वो आगे कहती है, शिशिया शुरुआत में तुमने शीमिंग की शादी जिंग यांग से इसलिए करवा दी थी ताकि तुम ग्रैंड माँ के मेडिकल बिल्स पे कर सको, और इसीलिए शिशिया अगर तुम अच्छी जिंदगी जीती हो तो इससे तुम्हारी ग्रैंड माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। और फिर शिशिया उसे गले लगाती हुई कहती है, वो तुमने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, इस सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे वो कहती है, वैसे शिशिया क्या तुमने कभी भी जिंग यान के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? तब इस पर शिशिया कहती है, नहीं हम दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है और मैं तो उसे एक साल में छोड़ दूंगी। मन में कहती है, भले ही आखिर में मेरे मन में ही उसके लिए फीलिंग्स क्यों ना आ जाए। वो कहती है, मैं तो बस इतना उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो और आजादी से जियो, भाई कुछ भी क्यों ना हो जाए शिशिया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वो दोनों ही टोस्ट कर कर वाइन पीने लगते हैं। शिशिया कहती है, हाँ बिल्कुल। उसका फोन रिंग होने लगता है और कॉल उठाती हुई कहती है, कहो मोमो क्या बात है? हमने वाला पर्सन कहता है, बहुत ही बड़ी मुसीबत है। शिशिया चिल्लाती हुई कहती है, क्या मोमो तुमने क्या कहा? कोई बिल्डिंग पर चढ़ चुका है छलांग लगाने के लिए। और फिर सिर्फ में कॉस्मेटिक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर नीचे साइड काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और वहीं पर कई सारी पुलिस भी आई हुई होती है। शिशिया और वहाँ पर वो पहुँच जाती है और वहीं पर मोमो से कहती है, वो एक लेडी ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद उसकी सुंदरता कम हो गई, इसीलिए अब वो टेरेस पे से जंप करने वाली है। यह कहती है, चलो चलते हैं, मुझे इस बारे में पूरी डिटेल चाहिए। पीछे से उसे कहती है, शिशिया तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
पर शिष्या कहती है नहीं, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कुछ गड़बड़ होती है मेरे साथ तो प्लीज तुम मेरी ग्रैंडमा का ख्याल रखना। और फिर शिष्या भागती हुए टेरेस पे पहुँचती है। वहीं वो लड़की शिष्या को टेरेस पे आता देख उससे चिल्लाती हुई कहती है, हे तुम मुझसे दूर रहना, अगर तुम मेरे करीब आई तो मैं यहाँ से जंप कर दूंगी और जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। मिस जू प्लीज आप घबराइए मत, मैं बस आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वहीं जू कहती है नहीं मेरे चेहरे खराब होने से सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आगे शिष्या कहती है नहीं मिस जू आपका चेहरा खराब नहीं हुआ है, कंपनी ने सारे फेस मास्क वापस मंगा लिए है और दोबारा से उसका टेस्ट किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अगर मिस जू आप यहाँ से कूद भी जाती है तब भी कंपनी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सब में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा आपकी जिंदगी का, आप अपनी जिंदगी खो देंगी। जू कहती है नहीं मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती। वहीं शिष्या की असिस्टेंट कॉल पर शिष्या से कहती है, मिस शिष्या वो जू एक सुपरस्टार हुआ करती थी और जू ने जब चेन झांकी से शादी की उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन अभी उसके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर है। असिस्टेंट की ये सब बातें सुन शिष्या उससे आगे कहती है अगर तुम सच में यहाँ से जंप करती हो तो वो चेन झांकी और वो लड़की दोनों खुशी खुशी रहेंगे। और वाकई में क्या तुम ऐसा चाहती हो? तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी हर एक चीज पर कब्जा कर ले? और शिष्या की ये सब बातें सुन जू पीछे हटते हुए हिचकिचाने लगती है। वहीं तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। शिष्या आकर उसे पकड़ लेती है और जू रोती हुई कहती है तुम्हें कैसे पता मेरा हस्बैंड इस तरह का इंसान है? और वो उसे कहती है तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी लेकिन जांच करते वक्त मुझे ये पता चला। और जो आगे कहती है अब मुझे पता चला कि अब उसके बारे में हर कोई जानता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है और मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था अगर मेरा चेहरा बदल जाता है तो वो हमेशा ही मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा, लेकिन जब ऐसा हुआ तो वो दूसरी लड़की की तरफ मुड़ गया। इस वक्त मैं सिर्फ एक हारी हुई इंसान हूँ। शिष्या से कहती है नहीं मिस जू आप हारी नहीं है, मैंने आपकी रिपोर्ट अच्छी तरह से चेक की है कि स्किन में कोई भी समस्या नहीं है, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप रिपोर्ट खुद देख सकती है। इस पर जू कहती है क्या वाकई में मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है और क्या मेरा चेहरा ठीक हो सकता है? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि इम्पॉसिबल है, मेरा चेहरा वापस ठीक नहीं हो सकता। कहीं तुम ये सब सिर्फ इसलिए तो नहीं कह रही हो क्योंकि तुम इस कंपनी की सीईओ हो, तुम अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाना चाहती हो। शिष्या उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है क्या तुम वापसी नहीं करना चाहती हो तुम्हारी पुरानी ग्लैमरस लाइफ? तो जू क्या तुम वापस स्टेज पर वापसी नहीं करना चाहती? जू तुमने जिस व्यक्ति के साथ पिछले 5 साल हंसी खुशी बिताए है तुम इसी तरह उसे छोड़कर चली जाना चाहती हो? तुम कोशिश करो भले ही आशा की एक ही किरण क्यों ना हो। जू कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं ठीक हो सकती हूँ, निश्चित रूप से मैं अपने हस्बैंड का दिल वापस जीत सकती हूँ। फिर शिष्या कहती है मोमो जल्दी से मिस जू को नीचे ले जाओ और मोमो आकर ऐसा ही करती है, वो जू को नीचे ले जाती है और वहीं शिष्या नीचे बैठ जाती है और मन में आगे कहती है मैं और ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती। तभी अचानक वहाँ पर जिंगयान आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है शिष्या तुमको ऊंचाई से डर लगता है लेकिन इसके बावजूद भी तुम ऊपर आई, क्या तुम इस दुनिया में नहीं रहना चाहती? वहीं शिष्या बड़ी हैरानी से उसे देख रही होती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।